तो अगला नोटिस क्या होगा बताओ? 143(2). कौन किसको भेजे? एरो फील करो ना, मेरा एरो। ऑब्वियस एओ एसएससी को नोटिस देगा। इसका टाइम लिमिट गेस करो ना। कल वाले लेक्चर है, पता है रेगुलर असेसमेंट में ये जब आया था, इसका टाइम क्या था? 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। इधर नया रिटर्न इज फाइल्ड, इधर भी तो रिटर्न फाइल हुआ ना। तो सी ये रिटर्न जब भी फाइल किया ना, उस साल का एंड पकड़ो, उसके बाद 3 महीने में नोटिस रिसीव हो जानी चाहिए। अरे नई चीज नहीं बता रहा हूं, सेम ही चीज है। जो मैंने डेडलाइन टाइम लिमिट रेगुलर असेसमेंट बताया था वो इधर काम आ रहा है। अब देखा एक से कैसे कनेक्टेड है। वो पुरानी चीज भूल गया होता ना अगर कोई सोचो, तो इधर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। तो अब मैं तुमको हर लेक्चर इंसिस्ट करूं रिवाइज करो, मैं पागल हूं? बोल दे पागल, पाप लग जाएगा। सही हूं इसने, प्लीज रिवाइज एंड कम। तो सेम टाइम लिमिट है, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। एक्चुअली इधर ऐसा बोलना चाहिए, रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू 148 नोटिस इज फाइल्ड। ओके, वो रिटर्न कब फाइल किया था? विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जब भी फाइल किया वो साल एंड हो जाएगा, उसके 3 महीने में मुझे नोटिस रिसीव हो जानी चाहिए। इस नोटिस में क्या लिखा होगा? अटेंड द ऑफिस। इधर लिखा हुआ है। 3 months कहां से गिनना है? एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। फिर अटेंड करूंगा मैं। अटेंड कब करूंगा? ऑन स्पेसिफाइड डे। वो तो जो दिन पे बुलाएगा वो दिन जाके अटेंड करना। ओके, सी अगर किसी का असेसमेंट फेसलेस मैनर में होता है ना, तो अटेंड करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन मैं तुमको बता दिया था ना एक लेक्चर में कि फेसलेस असेसमेंट कैसे होता है, उसके ऊपर बात बाद में करेंगे। बच्चे को पहले नॉर्मल असेसमेंट तो समझे यार, फिर वो फेसलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसका भी अलग सेक्शन है, 144B। क्या बोला? 144B। इट विल बी टॉट लेटर। ये क्यों बार बार बोलना पड़ता है? क्योंकि कितने जन आर्टिकल में देखते हैं कि फेसलेस वे में हो जाते हैं, अटेंड वटेंड करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, बट दैट विल बी टॉट लेटर। तो अटेंड हो गया, बस खत्म, स्टेप 3 भी हो गया। अब क्या होगा? ऑफिस अटेंड किया तो बातचीत होगी। ये देखो बातचीत हो रही है, ए और एसएससी बातचीत कर रहे। मेरा एग्जाम्पल लेके चलो ना। मेरे एग्जाम्पल में ये देखो, अरे शीरीष व्यास, ये देखो तोड़, देखो ये बैठा इधर शीरीष व्यास, लफड़े किया था ना। मैंने क्या लफड़ा किया था? प्रॉपर्टी बेची थी, कैपिटल गेन दिखाया नहीं था 21-22 में। तो मेरे को इधर बिठा के बातचीत करे। एक से मेरे को बातचीत क्यों करे इसमें? अभी ये मीटिंग की जरूरत क्या है? नहीं, ये मीटिंग का पर्पस क्या बताओ? मेरा एग्जाम्पल ले लो कि मैंने प्रॉपर्टी 23-22 में बेची थी, वो उन लोगों को मालूम पड़ा और उन लोग ने शो कॉज नोटिस में ये भी डिसाइड कर दिया कि मैं कल्प्रिट हुई। सब डिसाइड हो चुका है। तो अब मेरे से मिलना क्या है? समझ रहे? मेरा डाउट क्या है? सीधा मेरा टैक्स कैलकुलेट करके मांग लेना चाहिए ना। कंप्यूटेशन मीटिंग, ये है कंप्यूटेशन मीटिंग। अब ये झगड़ा नहीं होगा कि मैंने कैपिटल गेन छुपाया था कि नहीं छुपाया था। छुपाया था, मैं गिल्टी हूं, वो सब तो स्टेप 1 में हो चुका है। मार दिया जाए, छोड़ दिया, मार दिया जाए इसको। लेकिन कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में कुछ डेटा चाहिए। आपने कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी कब परचेज किया था, कब बेचा था, और पुराने ज़माने में इंडेक्सेशन होता था, अभी इंडेक्सेशन बंद हो गया है। तो ये कैपिटल गेन तो पहले का निकाल रहे ना, तो इंडेक्सेशन वगैरह क्या करना है वो सब पूरा मीटिंग करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि सी अगर कैलकुलेशन की मीटिंग में मुझे इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो गलत है ना। मेरी इनकम, मेरा कैपिटल गेन, तो मुझे तो शामिल करो। तो ये मीटिंग कंप्यूटेशन की हो रही है। एक्चुअली देख रहे हो, ए और एसएससी 2 मर्तबा मिले। पहली बार क्यों मिले थे इधर? नहीं, इधर मीटिंग का पर्पस क्या था कि हमको इंफॉर्मेशन मिला है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो अगर कुछ अच्छा बोल दिया तो छोड़ देंगे, नहीं तो गया तो हमसे। इधर यही एजेंडा था। अभी मीटिंग का एजेंडा क्या है? अब तो कैलकुलेशन करना है। अभी तो मालूम है कि गिल्टी माइंड है वो, तो उसका कैलकुलेशन करके ऑर्डर पास करना है।
टेल मी ये ऑर्डर में होता क्या है मालूम है ना, कंप्यूटेशन ही होता है। मेरे को बता इधर कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, पहले जो तूने उन दिनों में इनकम दिखाई थी उसको बेस पकड़ लेंगे। सी ऐसा नहीं कैपिटल गेन की चोरी पकड़ी है तो खाली उसी का टैक्स निकालो। पता है टैक्स कैलकुलेशन के लिए सब इनकम को इकट्ठी करनी पड़ती है, दिखाई हुई इनकम, छुपाई हुई इनकम सब इकट्ठी कर लो, क्योंकि टैक्स इज अप्लाइड ऑन टोटल इनकम। कभी ऐसा सुना है सैलरी का अलग टैक्स निकालो, हाउस प्रॉपर्टी हेड वाइज थोड़ी टैक्स होता है, टोटल। तो मैंने पहले जो इनकम दिखाई भी थी वो भी ले लेते, जो छुपाई हुई इनकम वो भी ले लेंगे, पूरा टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और बाद में मैंने उन दिनों में जो भरा था वो एडजस्ट करके बाकी का डिमांड कर लेंगे। ये देखो कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा। पढ़, पास्ट में जो इनकम दिखाई थी वो तो ले लेंगे, कैपिटल गेन जो मैंने छुपाया था, मैंने कैपिटल गेन मेरे एग्जांपल का लिया है, वो ले लिया, और फिर जो भी मुझसे मांगना है डिमांड कर देंगे। ऑब्वियसली मैंने पहले जो थोड़ा बहुत टैक्स भरा एडजस्ट करके बैलेंस से डिमांड करेंगे। ओके, और इसमें पेनल्टी वगैरह भी लगती है। तुम लोग पता है इनकम छुपाते हैं ना तो उसकी पेनल्टी है अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए। इनकम छुपाते तो उसमें पेनल्टी क्या अंडर सेक्शन 270 कैपिटल है। अब वो पेनल्टी कितनी लगती है, कैसे लगती है, अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये अलग से डिस्कस करने में आएगा, अलग चैप्टर में आएगा। अभी मैं इसमें घुस गया ना, चलो 2 मिनट का होता तो बोल के खत्म करता, क्यों तड़पाता तुमको नॉलेज के लिए। ये भी लंबी रामायण है, तो अलग से डिस्कशन में आने वाला है बाद। ओके, अभी क्या क्यों बोला, क्योंकि मुझे मालूम बच्चे लोग के माइंड में आएगा यार इसने इनकम छुपा ऐसे लफड़े किए तो कुछ पेनल्टी तो होनी चाहिए ना, तो बताने के लिए बता दिया हाँ होती है पेनल्टी, लेकिन अभी उसमें मत घुसो। ओके, तो ये ऑर्डर पास हो गया। अब गेस करो ये ऑर्डर पास करने का भी कोई डेडलाइन होना चाहिए। ये देखो इसका डेडलाइन सुन के तुमको एक बार शॉकिंग लगेगा। ये देखो एक 12 मंथ्स की डेडलाइन है, 12 मंथ्स में ऑर्डर पास करना है। अब लोग क्या सोचते हैं, हाँ 12 मंथ्स फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। व्हाट वाज द प्रीवियस स्टेप, 143(2) बेच के उसको ऑफिस बुलाया था ना। सी नॉर्मली अपने टाइमिंग सीक्वेंस में गिनते हैं ना, अरे टाइमिंग सीक्वेंस में तो गिनते हैं, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा ही जनरल टेंडेंसी होता है ना अपना। लेकिन इधर ऐसे मत करना, इधर पता है ऑर्डर पास करने का 12 महीना कैसे गिनना है। जिस दिन एसएससी को 148 नोटिस रिसीव हुई थी उस साल के एंड से, मैं तुमको कन्विंस भी करूंगा, एक बार मुझे बोलने दो ना। ये देखो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वॉज रिसीव्ड बाय द एसएससी। और 148 नोटिस मतलब कौन सा, स्टेप 2। स्टेप 1 तो 148A था, स्टेप टू में जो नोटिस था ना 148 जिससे बोला था रिटर्न भरो, वो नोटिस उसको जब रिसीव हुई ना उस साल के एंड से 12 महीना गिनना है। वो डेट से नहीं, वो डेट से साल को एंड करो फिर 12 महीना। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लॉजिक ऑफ काउंटिंग फ्रॉम 148 नोटिस। पहले डू एग्री नोटिस अंडर 148 स्टेप नंबर 2 था, ये देखो दिखा देता हूं, ये जो स्टेप 2 में था नोटिस अंडर 148, तो इसको बेस लेके हम लोग डेडलाइन क्यों गिन रहे मालूम है, नहीं 12 मंथ्स का लॉजिक नहीं पूछ रहा हूं, 12 मंथ्स का गिनती का बेस इसको क्यों रखा, ये वाले को। गवर्नमेंट की फीलिंग समझो, उन लोग जल्दी से जल्दी क्लोज करना चाह रहे हैं, और मेरे को बताओ जल्दी से जल्दी 12 महीना खत्म करना है तो उसको एकदम फर्स्ट स्टेप से ही लेना चाहिए ना। आइडियली तो ये स्टेप से लेना चाहिए था, लेकिन स्टेप 1 कितनी बार ड्रॉप कर देता केस को। सी स्टेप 1 में तो खाली ये डिसाइड हो रहा है मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो पता नजर छोड़ दिया तो वो स्टेप तो मतलब ही नहीं है ना। एक्चुअल जो एसएससी का रीओपनिंग हो रहा है वो स्टेप 2 से हो रहा है,
मतलब स्टेप 2 इज प्रैक्टिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ रीओपनिंग। ये शो कॉज नोटिस तो मियर फॉर्मेलिटी थी कि हम बोल रहे भाई हमको कुछ खबर मिली तेरे लफड़े की, क्या करना है, तेरा केस छोड़ देवे कि तेरी बैंड बजावे, वो बातचीत हो रहा है ना। एक्चुअल तो काम स्टेप 2 से हो रहा है। और अगर इसको बेस लेके गिनेंगे ना तो 12 महीना जल्दी एक्सपायर होगा। एंड गवर्नमेंट चाहती है काम फटफट होवे। बाकी गिनने में क्या 12 महीना हम लोग इसको बेस लेके भी गिन सकते थे, लेकिन ये ठहरा स्टेप 3। स्टेप 3 लेट होगा तो 12 महीना और लेट जाएगा। और गवर्नमेंट का मेंटालिटी भाई ऑलरेडी एस्केप मतलब क्या है, चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ा, ऑलरेडी हमने एक्शन लेट लिया है तो लेट में और लेट ना हो जाए। So in order that 12 months should expire fast, the counting is based on step 2. And don't count step 1 because this step is just a formality to decide whether to reopen or not. Actual reopening starts with step number 2. Okay. तो बताओ 12 months कैसे गिनोगे? 12 months from the end of the year in which notice under 148 is issued नहीं received. क्योंकि सी जब तक एसएससी को नोटिस रिसीव नहीं हो ना तब तक उसको फाइनल सिग्नल नहीं मिला कि मेरा केस खुला है। सी स्टेप 1 में एसएससी से बात हो रही है, मोटा मोटी उसको हिंट मिल गया कि मैं गया अभी, लेकिन एक्चुअल जब तक देखना 148 एसएससी के हाथ में फॉर्मली नहीं आता ना, एसएससी फॉर्मली उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी तक। जबकि स्टेप 1 में उसने हुल भी दे दिया होगा, अभी देख तेरी कैसे पिटाई होने वाली, देख तो छुपा के बैठा था ना, उसको हिंट मिल गया है, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टेप 2 में आ रहा है। और इसलिए तो लॉ क्या बोल रहा है, जिस दिन एसएससी के हाथ में नोटिस अंडर 148 आया दैट मीन एसएससी को फॉर्मली मालूम पड़ा कि गया अब तो मैं गया, वहां से 12 महीना गिनना, उस दिन से नहीं, उस साल के एंड से। सी तुम लोग को ऐसा फीलिंग देगी क्यों पढ़ा, फील करके पढ़ोगे तो याद होगा, ऐसे मैकेनिकली रट के जाओगे ना पागल हो जाओगे, पब्लिक छोड़ देती है सब चीज। डीटी इज अ टेरर आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स इन योर सीए फाइनल, ट्रस्ट मी। डीटी टेरर है, उसके बाद एफआर बड़ा है, टेरर नहीं है, बट एफआर इज लेंदी बट उसको टेरिफाई नहीं बोल सकते। डीटी लेंदी भी है और अगर किसी को कॉन्सेप्चुअली नहीं आता तो टेरिफाइंग भी है, लेकिन ट्रस्ट मी आई विल टीच यू एवरीथिंग विद लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। ओके, एक्सपीरियंस का यही तो फायदा, इतने साल एक ही चीज कर रहा हो यार। तो ये हो गया। लेकिन सी तुमको कितना भी मैं अपना बोल दूं, मैंने देखो अच्छी तरह पढ़ा दिया, स्टूडेंट के माइंड में अभी भी कुछ एंटेंगलमेंट है टाइम लिमिट्स को लेके, तो उसके लिए थोड़ी और मेहनत करूंगा। अब मैं ना कुछ नया नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, बैलेंस लेक्चर में जो अपने किए ना उसको एक प्रॉपर शेप दे रहे ताकि तुम लोग याद कर पाओ। तुमको प्रोसीजर समझ गया है कि मोटा मोटी 4 चीजें। स्टेप 1 में हम डिसाइड कर रहे हैं मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और अगर डिसाइड किया कि उसकी बैंड बजानी है तो उससे रिटर्न भरवाओ, है ना। स्टेप 2 में नोटिस अंडर 148 बेच के फिर उसको खुद को मंगवा लो, फिर बातचीत करके ऑर्डर पास कर दो, मोटा मोटी ये। लेकिन इसमें कितने सारे टाइम आ गए, तुम लोग याद करो एक बार, मैं बोलना बाद में चालू करता हूँ, तुम लोग एक बार मेंटली रिकैप करो ना। स्टेप 1 में क्या टाइम था, स्टेप 2 में क्या टाइम था, कहाँ से गिनना था। 2 मिनट सोचो ना, फिर बाद में मैं अच्छी चीज बताऊंगा तो उसका अच्छापन फील भी होगा। थिंक। हाँ बराबर। सी ये 12 मंथ्स हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग गिनेंगे तो टाइम कम ही हो जाएगा ना, बराबर है। और लॉ ने जानबूझ के ऐसा किया है, 12 मंथ्स को तुम लोग क्या है, एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप, तीसरा, फिर तीसरे के बाद 12 मंथ्स और लंबा जाएगा ना। और कानून ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा, ये 12 मंथ्स को जल्दी खत्म करवाने के लिए गवर्नमेंट ने उसका काउंटिंग बिगिनिंग से रखा है। बिगिनिंग ऐसे स्टेप 1 है, लेकिन स्टेप 1 में बहुत बार केस खुलता ही नहीं है ना, सो बिगिनिंग प्रैक्टिकली स्टेप 2 है, और स्टेप 2 वाला ही तो नोटिस है ना। बेसिकली लॉ डजंट वांट टू गिव मोर टाइम so that assessing officer will work efficiently fast.
करो रिकैप करो सब टाइम्स को। देखो मैंने इधर है ना, सोचा तुमने, मैंने अपनी स्टाइल से कुछ बनाया। देखो ये देखो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्या था, मेरा एग्जांपल लेके चलो तो मजा आएगा। मेरे एग्जाम्पल 21-22 में शिरीष सर ने प्रॉपर्टी बेचा था, कैपिटल गेन कमा के दिखाया नहीं था, तो कल्प्रिट ईयर मेरा वो प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर क्योंकि उसको प्रॉपर्टी बेचा था और उसका एवाय था अगला साल, जब मुझे रिटर्न में दिखाना था, लेकिन मैं चोर था, मैंने दिखाया नहीं। और मेरी चोरी तुरंत नहीं मालूम पड़ी, तुरंत मालूम पड़ता तो रेगुलर असेसमेंट हो जाता ना। सी, गवर्नमेंट का भी फर्स्ट प्रायोरिटी रेगुलर असेसमेंट है, लेकिन उसके लिए तुरंत मालूम पड़े तो। लेकिन लेट्स अज्यूम उन लोगों को टाइम पे मालूम नहीं पड़ा, टाइम निकल गया, लेट मालूम पड़ा, तो देखो पहले क्या किया उन्होंने, 3 साल के अंदर मुझे शो कॉज नोटिस भेजा। तो सी एक्चुअली ये जो मैंने बनाया ना, ये पूरा 3 साल का फ्रेम है, और बीच में ये जो ये किया ना, ये मैंने ऐसे कुछ भी रैंडमली कर दिया है कि 3 साल के विद इन कभी भी शो कॉज नोटिस आ सकता है। ये तो खाली ऐसे डॉट क्यों बना है, मतलब एग्जैक्टली 3 साल के डेड एंड पे थोड़ी आएगा। 3 साल तो 31 मार्च को एंड होगा, तो ऐसा थोड़ी कि 31 मार्च को ही भेजो, पहले भी तो आ सकता है ना। इससे देखो मैंने कुछ दिख रहा है ना एस्ट्रिक मार्क जैसा, ऐसा रैंडमली कहीं पर भी किया है कि विद इन 3 ईयर्स कभी भी मुझे क्या आएगा, नोटिस अंडर 148A। फिर 3 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स, मतलब वो इधर आ गया, 3 ईयर्स इधर तक हो गया, प्लस 3 मंथ्स। इस पीरियड में एक और नोटिस क्या आएगा, नोटिस अंडर 140, उसमें लिखेंगे रिटर्न भरो। रिटर्न भरवाने का लॉजिक क्या था, भूल गया मैं, क्या था, मैं नहीं बोला, तुम लोग भूल गए होंगे क्या। केस रीओपन हो रहा है, चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ा था, केस बंद हो गया था, अब बंद केस को खोलेंगे तो वापस से रिटर्न से शुरू करो। और ये रिटर्न मैंने क्या बोला, लोग कैसे टाइम पास में सेम रिटर्न पकड़ा देते हैं, लेटर भी दे देते, वही रिटर्न पकड़ लो मेरा, है ना, या फिर शराफत से रिटर्न भी फाइल कर देते वो लोग। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर क्या होगा बताओ, इसके बाद इस नोटिस में अपने रिटर्न भरने का बोला गया है, कितने टाइम में रिटर्न भरना है, ढंग से आंसर देना। ये नोटिस में लिखा होगा रिटर्न भरो, कितने टाइम में रिटर्न भरना है, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस। इट कैन बी 20 days, 30 days, एनीथिंग, बट they can give you maximum 3 months time from end of the month in which this notice was issued। ये तो फीलिंग लेने के लिए मैंने बना के रखा इधर। ये देखो ये क्या बना है मैंने, एरो देख रहे हो तुम, एरो को फील करो, डायरेक्शन फील करो। नोटिस अंडर 148, मंथ दिख रहा है, मंथ जिस मंथ में इश्यू हुआ था, इधर इश्यू वर्ड है, रिसीव्ड वर्ड नहीं, इश्यू। इश्यू जैसे इनकम टैक्स वाले ने इश्यू कर दिया था कुछ 6 मई को, पहले भी मैंने 8 डेट बोला था, 6 मई को उन लोग ने इश्यू कर दिया था, तो मुझे मैक्सिमम रिटर्न भरने का कितना टाइम मिल सकता है, एंड ऑफ द मंथ, और मई को एंड कर दो, उसके बाद जून जुलाई अगस्त, तो इतना मैक्सिमम टाइम मिलेगा। बट आई रिमाइंड यू इट्स अ मैक्सिमम टाइम विच ही कैन अलाउ। बाकी वो सन की ये होगा ना तो बोलेगा मुझे 15 दिन में तेरा रिटर्न चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं, चाहिए मतलब चाहिए, बट एट द मोस्ट ही विल गिव मैक्सिमम 3 months टाइम। ओके, सब रिपीट हो रहा है, लेकिन ड्राइंग के थ्रू है ना अपने माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर होगा। ओके ओके, फिर ये टाइम किसके लिए मिला, रिटर्न फाइल करने के लिए, और मैंने अच्छे बच्चे की तरह रिटर्न भर दिया। और ये देखो ये डॉट का मतलब क्या दिख रहा है हमें, ऐसे 3 महीने का अगर विंडो मिला है, 3 महीने का विंडो मिला है, तो उस दरमियान कभी भी भर दिया होगा। तो मान लो ये डेट को भरा, अब रिटर्न भरने के बाद क्या होगा, अब स्टेप 3 में आना, रिटर्न भरने के बाद ऑफिस बुलाएंगे ना, उसके लिए नोटिस 143(2) होती है, उसका टाइम बताओ। ये तो गए लेक्चर में भी टाइम आया था, रेगुलर असेसमेंट क्या था, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच दिस नया वाला रिटर्न इज फाइल्ड। नया रिटर्न मतलब रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू 148 नोटिस। तो ये देखो ये रिटर्न जिस ईयर में भरा, देख मैं ईयर को कुछ कर रहा हूं,
जिस ईयर में रिटर्न भरा है उसके ठीक 3 महीने में नोटिस अंडर 143 टू रिसीव हो जानी चाहिए एसएससी को. ही शुड बी सर्व्ड विद दिस नोटिस. याद है, इधर रिसीव हो जानी चाहिए. बाकी सब नोटिस का इन लोग क्या है, इशू कर दो, इशू कर दो, इशू कर दो, मिलेगा बाद में चलेगा, इशू कर दो. लेकिन ये नोटिस मेक श्योर कि उसे रिसीव हो जाए. ओके. और कैसे गिनना है? 3 months फ्रॉम, ये देखो, ये एक्चुअली ये एंड ऑफ द ईयर हो गया. ये ईयर है और वो एंड ऑफ द ईयर हो गया. एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, विच रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू 140 नोटिस. ये देखो, इधर मैंने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी की है, इधर सब क्लियर हो जाएगा. बॉस ये सब में बहुत टाइम डालता हूं मैं, बहुत R&D करके बाद में ऐसा कुछ बना तो बच्चों के लिए सिंपलेस्ट हो जाए. ओके. और उसमें बच्चा रिवाइज नहीं करेगा तो कितना पाप लग सकता है. अब अगला स्टेप क्या है? ये 143(2) भेजा, बातचीत होगी. इस मीटिंग में कैसी बातचीत होती? कंप्यूटेशन बातचीत, कंप्यूटेशन बातचीत होगी. अब इसमें बातचीत होने के बाद ऑर्डर पास होगा. उसका टाइम क्या था बताओ? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से ये 12 months का टाइम लोग गुफ अप करते हैं इसमें. ऑर्डर जो फाइनल पास होगा उसको बोलते हैं ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 विद इन 12 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 वॉज रिसीव्ड बाय द एसएससी. ये देखो इधर था ना, नहीं इधर रिसीव्ड से गिनना है. मतलब 148 नोटिस जब एसएससी को ऐसा एक्टिंग किया था ना, एसएससी को जब एक्चुअली वो चिट्ठी रिसीव होती है ना तब उसको लगता है अब तो मैं फॉर्मली गया. ऐसे स्टेप 1 में शो कॉज में मुझे हिंट मिल गया था, अभी तो बैंड बजने वाली है. लेकिन स्टेप 2 में जब 148 रिसीव हुआ तब उसको लगा कि फॉर्मली गया. तो वहां से गिनना है ना. तो उसको सोचो ड्राइंग में मैंने कैसे पेश किया, देखना जरा, मस्त चीज की यार. ये देखो, ये नोटिस रिसीव्ड वाला ईयर पकड़ो और उसको एंड करके 12 महीना गिनो और वो 12 महीने में ऑर्डर पास होना चाहिए. देखा, पूरा सब कनेक्टेड रखा है. मतलब कोई भी लूज एंड नहीं है, पूरा बांध के रखा हुआ है. तो सी इधर एक क्लैरिटी आलू में, ये 3 महीना क्या था बताओ? एक क्लैरिटी मिलेगी. रिटर्न भरने के लिए मैक्सिमम 3 महीने की मोहलत देगा. ऐसे तो जितने टाइम में बोले उतने टाइम में भरो, और मैक्सिमम 3 महीने की मोहलत देगा. वो 3 महीना कैसे गिना था? इशू डेट से, वो रिसीव डेट से नहीं था. जब नोटिस इशू हुई उसका मंथ एंड, देखो मंथ लिखा है. और अभी ये जो गिन रहे 12 महीना नीचे वाला, वो एसएससी को रिसीव कब हुआ था? क्योंकि जब तक एसएससी को रिसीव हुआ नहीं तब तक एक्चुअली केस खुला ही नहीं है. वो लोग कुछ भी अपने ख्याली पुलाव पका रहे ऑफिस में बैठे, उससे थोड़ी होता है. एसएससी को रिसीव हुआ ना, वो मेन है. तो उधर से अपने 12 months गिने इधर. ओके. और इधर मंथ बेस लिया था, इधर ईयर को बेस लिया था. सी इसके ऊपर तुम लोग थोड़ा R&D करके खुद अच्छी तरह लिख दोगे ना, इतना टाइम का क्लैरिटी है, एटलीस्ट इट विल बी सिंपल फॉर यू. बाकी याद तो करना ही पड़ेगा. और एक अच्छी चीज नोटिस की, सब 3-3 के आंकड़े में ही आ रहा है. अरे सब पहला स्टेप था. इसे मैं 4 स्टेप्स को है ना मैं हाईलाइट कर देखो. ये अपना स्टेप 1 है. फिर स्टेप 2 ये रहा, स्टेप 3 ये रहा. देखो मैंने ब्लैक फॉन्ट यूज किया, उधर ब्लैक कलर है. स्टेप 4 ये रहा. तो ये 4 स्टेप्स है. ओके. सी इससे ज्यादा टाइम सिंपल नहीं हो सकता. इसे सब टाइम दिख रहा है. ओके. खाली देखो ये है ना, मेरे को गारंटी सबको याद रहने वाला है. आगे लफड़े जिधर कांड होंगे इधर है. तो एक बार इसका मेरे को बताओ, मेरी तसल्ली के लिए. ये 3 महीना क्या था? रिटर्न भरने के लिए वो इससे ज्यादा टाइम अलाउ नहीं करेगा. बाकी उसके मूड पे 10, 15, 20 दिन कुछ ही बोल सकता है. बट मैक्सिमम ही कैन अलाउ 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस वॉज इश्यूड 148. फिर हम रिटर्न भरेंगे उसके. हाँ ये तो याद होना ही चाहिए. ये तो गए लेक्चर में भी आया था. 143(2) का टाइम क्या? 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपना ये 148 रिस्पॉन्स का रिटर्न इज फाइल्ड. फिर ये भी थोड़ा गड़बड़ होता है, ध्यान देना.
order should be passed within 12 months from the end of the year in which 148 notice is received by the assessee. Okay.